तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री यानी इतिहास, चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लिया था, हर एक चीज को बारीकी से समझा था। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उम्मीद करके चलते हैं कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला होगा। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर में पहले हम क्या करेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न है आपका इस चैप्टर का कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा एक अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। मालिकों को कितना अधिकार प्राप्त था यह सोचा नहीं जा सकता है। चलिए, दूसरा का है आपका दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बाओदाई कौन थे? बाओदाई कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाओदाई एक अनाम का शासक था। जो बाओदाई था वह अनाम का शासक था। बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासन बना। कौन? बाओदाई। बाओदाई जो था वह अनाम का शासक था। कहाँ का शासक था? अनाम का शासक था। बाद में वह फ्रांस के समर्थन से, किसके समर्थन से? फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का क्या बना? शासक बना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो हिंद चीन के क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिणी में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। यह जो है हिंद चीन का अर्थ हो गया। हिंद चीन का अर्थ का मतलब हुआ कि हिंद चीन ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें आज में वर्तमान में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो 3 वर्तमान देश है वे आते हैं। यह लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन है आपका, जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में। ये माची सब हरण करता है। रुक जाइए थोड़ा। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हिंद चीन के मुद्दे पर सम्मेलन बुलाया गया था, जिसे जिनेवा समझौता कहा गया। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हनोई नदी से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम और उससे दक्षिणी में दक्षिण वियतनाम, उससे दक्षिण का जो क्षेत्र था वह दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। इस समझौते के तहत लाओस और कंबोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर दिया गया। जिनेवा समझौता के बारे में बताया जाएगा कि जिनेवा समझौता जो हुई थी वो 1954 में हुई थी। इस समझौता के द्वारा जो वियतनाम था उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम तो वियतनाम के ही हिस्से में था और दक्षिणी वियतनाम किसके हिस्से में चला गया? अमेरिका के हिस्से में चला गया। अब आपका 5वां अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। हुआ हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइना फोसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। यह हुआ हुआ आंदोलन जो था वह उग्रवादी आंदोलन एक टाइप का था, लेकिन शुरू से आपको ऐसे लिखना होगा। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें।
तो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी हिन चीन आए थे 17वीं शताब्दी में। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस ने रुचि लेने लगा। आए तो थे 17वीं शताब्दी में, तो 1600 कुछ ईस्वी में, और बाद में 1647, लेकिन 1647 के बाद उनकी रुचि जो थी वो फ्रांस में बढ़ने लगी। 1787 ईस्वी में कोचिन चीन का शासक, अब कौन था उसके बारे में आगे देखते हैं। कोचिन चीन के शासक के साथ उसे संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में कोचिन चीन में फ्रांसीसी के खिलाफ उग्र आंदोलन हो रहे थे कि भाई आप यहाँ से चले जाइए। 1862 ईस्वी में अनाम से बलपूर्वक संधि किया गया। कौन किया? तो फ्रांस ने किया था। 1783 ईस्वी में तोनकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। 20वीं शताब्दी में हिन चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। शुरू से ही प्रयास तो था उसका 17वीं शताब्दी से ही, लेकिन 20वीं शताब्दी में जाकर वह अपना आधिपत्य क्या कर पाया हिन चीन पर जमा पाया फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रासायनिक हथियार के बारे में समझिए पहले, उसके बाद एजेंट ऑरेंज के बारे में देख लेते हैं। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो नापाम था वह रासायनिक हथियार में प्रयोग किया था। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड हथियार है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता था। जो है आपका नापाम एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपकने के बाद में हम कथी करते रहता था, वह जलते रहता था। इसका प्रयोग व्यापक पैमाने पर अमेरिका वियतनाम में प्रयोग करता था। अमेरिका के द्वारा इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था वियतनाम में युद्ध करने के लिए, कि वियतनाम में हम किसी तरह से क्या करते, अपना आधिपत्य जमा पाए। एजेंट ऑरेंज यह ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसमें पेड़ों की पत्तियां कट हो जाती थी, झुलस जाती थी, पेड़ मर जाता था। इसका इस्तेमाल जंगलों को खत्म करने के लिए किया जाता था। किसका? एजेंट ऑरेंज का। और रासायनिक हथियार का प्रयोग होता था भाई दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध वगैरह में। होची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे कि होची मिन्ह कौन थे। तीसरा का लघुत्तरीय प्रश्न है आपका। 1917 ईस्वी में होची मिन्ह, यहाँ ची होगा, यहाँ जो होगा वह ची होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। होची मिन्ह 1917 ईस्वी में होची मिन्ह एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में होची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। जो होची मिन्ह थे वह एक वियतनामी छात्र थे। बाद में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मॉस्को गए, और वहां ही साम्यवाद से क्या हो गए? प्रेरित होकर। साम्यवाद से प्रेरित होने के बाद 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्रवादी विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। मतलब किसी तरह से हमें क्या होना है? आजाद होना चाहिए। उसके लिए हमको किसी को मारना पड़े या खुद मर जाना पड़े, वह क्या था? मंजूर था। किनको? होची मिन्ह को। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत मच्छर सा जो दिमाग खराब कर रखा है। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांटा गया। उत्तरी वियतनाम में होची मिन्ह की सरकार बनी। जब बांटा गया तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो उत्तरी वियतनाम में किनकी सरकार बनी? होची मिन्ह की। अब आपको बताना होगा कि चौथा लघुत्तरीय प्रश्न है, होची मिन्ह मार्ग क्या है? बताए। तो होची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ
दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। जो हो ची मिन्ह मार्ग था वह लाओस से चलकर कंबोडिया के हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इससे कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुटी हुई थी, इससे कच्ची सड़क भी जुटी हुई थी और पक्की सड़क भी जुटी हुई थी। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा, किसे? अमेरिका को। अब आपका पांचवा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। जो अमेरिका था वह हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया? अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस के बहाने घुसा और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरुद्ध की नीति अपनाई। वह फ्रांस के बहाने कि फ्रांस इस पर क्या कर रहा है? अधिकार। वियतनाम फ्रांस पर क्या कर रहा है? आधिपत्य जमा रहा है। हम उसके आधिपत्य से कते करेंगे? आजादी दिलाएंगे वियतनाम से। खुद कते करने लगा, वहां अपना आधिपत्य जमाने लगा, खुद आक्रमण करने लगा। मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन में सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता के नाम से जाना गया। जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार बनी, जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका पूंजीवादी सरकार बाओ दाई के नेतृत्व में बनी। इस प्रकार जिनेवा समझौता के बाद अमेरिका धीरे धीरे पूरे हिंद चीन पर अपना प्रभाव जमाने की कथन करने लगा, कोशिश करने लगा। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम आपका पहला क्वेश्चन जो है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगर हिंद चीन को लोग अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, चाहे वो फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, पुर्तगाल हो गया, तो वह क्या चाहता था? उसका उद्देश्य क्या था? इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच तथा ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक का सामना करना था। कि जो हिंद चीन पर अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि वह जो डच और ब्रिटिश कंपनियां हैं उसका कथन कर सके, हम सामना कर सके। ये मच्छर सके हाल है। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे। चीन में उनके व्यापारिक रूप से प्रतिस्पर्धा इंग्लैंड से था। जो चीन में उनका उपनिवेश मतलब जब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा था, यानी कंपटीशन जो था, वह किससे था? वह इंग्लैंड से था। हिंद चीन क्षेत्र के सुरक्षित समझकर दोनों तरफ भारत एवं चीन को फ्रांस कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरी तरफ कच्चे मालों की आपूर्ति उपनिवेश से होती ही थी। तैयार वस्तुओं के लिए बाजार भी उपनिवेश ही था। इसलिए कथन करना चाहता था लोग, हिंद चीन पर क्या करना चाहता था? अपना उपनिवेश कायम करना चाहता था। सबसे पहले कि जो ब्रिटिश कंपनियां इतनी आगे जा रही है उसका टक्कर देने के लिए, और साथ ही साथ उसे उपनिवेश प्राप्त हो, कच्चा माल उपलब्ध, मतलब कि जो उद्योगों को चलाने के लिए जो कच्चा माल है वह प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ जो तैयार माल है उसे बेचने के लिए भी एक बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाए। इसलिए भी लोग क्या बनाना चाहते थे? उपनिवेश बनाना चाहते हैं। अब हम लोग दूसरा का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। मायली गांव की घटना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? मायली गांव की घटना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम। यह भी होगा। थोड़ा सा राइमिंग मिस्टेक हो जाता है। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग का समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। पहले क्या किया कि गांव को चारों तरफ से घेर लिया, उसके बाद उस गांव में जितने भी पुरुष थे उनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। समूह में जितने भी सैनिक थे उन्होंने सभी ने क्या किया? बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया। मायली गांव की घटना प्रकाश में आने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना का क्या हुआ? आलोचना हुआ कि इतना हद तक कोई कैसे गिर सकता है। चलिए तीसरा का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? इसका क्या प्रभाव पड़ा? जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन, उन्होंने हिंद चीन में शांति समझौता स्थापित करने के लिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक 5 सूत्री योजना चलाई। उसका क्या प्रभाव पड़ा? पहले 5 सूत्री योजना को समझेंगे, उसके बाद में हम उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, हिंद चीन में सभी सेनाएं युद्ध बंद कर
बंद कर यथा स्थान पर रहे, मतलब युद्ध बंद कर दे, जहां है वहीं पे वह रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग से करेंगे। जो युद्ध विराम का जो देखरेख करने वाला होगा वह दूसरा कोई होगा, दूसरा देश कोई करेगा। जो शांति को स्थापित करने में विश्वास रखता है, जो शांति को कायम रखता है, वैसे देश क्या करेंगे, इसका देखरेख करेंगे। तीसरा है कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा, मतलब जब युद्ध विराम के दौरान कोई भी ऐसा देश नहीं होगा अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा, यानी हथियारों को और भी ज्यादा मंगाए, सैनिक तैयार करे, तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। युद्ध विराम की स्थिति में सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी, किसी तरह की लड़ाई नहीं होगी। पांचवा दिया युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत करना होगा, कि हिंद चीन में क्या हो जाए, शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, शांति कायम हो जाए। अब इसका क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में समझिए। राष्ट्रपति निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, माना ही नहीं गया। बोला तो ठीक बात, लेकिन उसे माना ही नहीं। लोगों को पता था कि ससुरा जो करना होता है वह अमेरिका ही करता है, जो दो देशों में लड़वाने का काम होता है वह अमेरिका का ही होता है। कहीं ना कहीं वियतनाम को शांति न रहने का, हिंद चीन में शांत न रहने देने का कारण क्या था, अमेरिका ही था। तो राष्ट्रपति निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को कथी कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी, वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया, इसे भी नहीं माना। उसके बाद अमेरिका ने फिर से बम गिराना शुरू कर दिया। लो, शांति खोजने जा रहा था, अब बम गिराना होगा, बम से शांति मिलेगी। लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। अब समझौते की बातें क्या थी इसको सारे समझिए। युद्ध समाप्त के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना का हो जाएगी, वापस हो जाएगी, वह अपने देश चली जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह करने एकीकरण का मार्ग खोजेंगे, मतलब दोनों अपना बातचीत के जरिए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों ही बातचीत के जरिए एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, एकीकरण का प्रयास करेंगे। जो हनोई समझौता, जिनेवा समझौता के द्वारा जो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, वह फिर से क्या हो जाए, एकीकृत हो जाए। इसके लिए वे आपस में बातचीत करके क्या करेंगे, कोई हल खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा, जितना भी नुकसान हुआ है तो उसका आर्थिक सहायता कौन करेगा, अमेरिका करेगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। यह तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न था। अब हम लोग चौथे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, चौथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की चर्चा करें। जब हिंद चीन में फ्रांस आए तो उन्होंने शोषण भी किया, और शोषण के साथ साथ जो सकारात्मक कार्य करे उसकी चर्चा करनी है। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। पहले जब वह आए थे तो वह शोषण से ही शुरू किए थे, उसके बाद में व्यापार करना और नगरों का और बंदरगाहों का विकास करने पर करने लगे। उसके बाद भीतरी ग्रामीण के इलाकों में किसानों का शोषण किया। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का प्रबंधन किया। वह उनका उद्देश्य था शोषण करना ही, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना, लेकिन उनके अनजाने में कथी हो गया, सही काम हो गया। उन्होंने क्या किया कि नहरों एवं जल निकासी का क्या किया, प्रबंधन किया। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा जाने लगा। 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक कथी बन गया, देश बन गया। उसके प्रयत्नों से ही रबर बागानों, फर्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा काम कराया जाता था। एक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का भी जाल सब बिछ गया। किसानों एवं मजदूरों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था, क्योंकि सारी व्यवस्था शोषण मूलक थी। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी चीजें, सकारात्मक व्यवस्था हुई है क्या, कि भाई कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ क्या हुआ है कि जो यह चावल उत्पादक, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया वियतनाम, लेकिन वहां के किसानों और जो मजदूरों की स्थिति थी वह काफी दयनीय होती चली गई। अब 5वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर का, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें।
हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। जो हिंद चीन था उसमें राष्ट्रीयता का आंदोलन कैसे चला, लोगों में कैसे ऐसी उम्मीद जगी कि हम क्या रहे, स्वतंत्र रहे, जो भी यहाँ शासन कर रहा है वो हम लोग का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, हम लोग पर अत्याचार कर रहा है। तो ऐसी भावना कब जगी उनमें इसके बारे में समझिए। सॉरी। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ा। 20वीं शताब्दी से शुरू में और मुखर होने लगा। देखिए शुरू से ही हिंद चीन में जो फ्रांसीसी उपनिवेश था उनको क्या करना पड़ा था, विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन 20वीं सदी में यह जो विरोध जो थी वह काफी तेजी गति से आगे बढ़ने लगी। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा और हलचल कर दिया। हलचल क्या पैदा कर दिया, वो उसमें बताया गया कि फ्रांस के द्वारा जो शासन किया जा रहा है उससे वियतनाम को कितना लॉस हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। ये सब बातें जब बताया गया लोगों को, एकदम पुस्तक लिखने के बाद में पुस्तक जब छपी और एक एक लोग जब जाने तब उनको बहुत महत्व समझ में आया कि भाई यह कहाँ, हम लोग का देश कहाँ जा रहा है, हम लोग के साथ कितना शोषण हो रहा है। 1930 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसके नेता कुआंग थे। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लेकर हलचल पैदा कर दिया। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। यहाँ जो होगा थोड़ा सा हम यहाँ जो टाइपिंग मिस्टेक है उसे हम क्या कर देते हैं, तनिसा सीधा कर लेते हैं। 1905 इसमें जब रूस जापान का युद्ध हुआ तो उसमें रूस कथी हो गया, बुरी तरह से हार गया। लोगों में ऐसी भावना जगी, देखिए जापान एक छोटा सा देश है और रूस बहुत ही शक्तिशाली और काफी विशाल देश है। लेकिन जब उसे जापान हरा सकता है तो हम लोग क्या फ्रांस को यहाँ से नहीं भगा सकते हैं? हिंद चीन वाले सोचने लगे क्या हम लोग फ्रांस को यहाँ से नहीं भगा सकते हैं। वहां से उनमें क्रांति की लहर दौड़ी। रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचार उन्हें उद्वेलित कर रहे थे। उद्वेलित करने का मतलब उसे और भी आगे बढ़ा रहे थे। उनमें जो एकता की भावना थी वह और भी आग पकड़ रहे थे। राष्ट्रवादी नेता फान चुत्रिनह ने राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि देखिए अगर हम यहाँ से आजाद होते हैं, अगर फ्रांस की चंगुल से आजाद होते हैं तो यहाँ जो अब शासन व्यवस्था रहेगी वह रहेगी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जिसमें लोगों आम जनता को बहुत सारे अधिकार क्या होंगे, प्राप्त होंगे। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने फान चुत्रिने के विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम कुआंग फू हुई नामक संगठन की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई ज्यादतियों के कारण, जो ज्यादतियों का मतलब होता है बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ज्यादतियों के कारण 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने साम्यवाद से प्रेरित होकर वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया और 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करने का प्रयास किया। एकजुट करके वियतनाम कांगसान दंग, यहाँ इंग ना होके दंग होगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, यहाँ द होगा, दंग की स्थापना की। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में क्या किया, योगदान नहीं दिया। अब 1930 के दशक में तो 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई थी उसमें बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ गई और भी लोग मजदूर जो किसान थे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई और उनके पास भाई क्रांति के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इन सब कारणों से लोगों में क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना पनपी, राष्ट्रीयता की भावना जगी। स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से आंदोलन काफी तेजी गति से चलता रहा। इस तरह से क्या हुआ कि फ्रांस के कब्जे से हिंद चीन क्या हो गया, आजाद हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।